दिव्या, तुम चुपचाप इस बेड पर लेटी रहो। तुम्हें यहाँ से हिलने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? तुम्हें जो भी चाहिए होगा तुम शांति से या माँ से कह देना। ठीक है बाबा, अब मैं सिर्फ आराम ही करूंगी। खुश। शांति घर का सारा काम खत्म करके जा रही होती है कि तभी उसकी मालकिन रमोला उसे आवाज लगाते हुए कहती है, अरे ओ कामचोर शांति, कहाँ जा रही हो? मालकिन, मेरा सारा काम खत्म हो गया, अब मैं घर जाऊं? हाँ हाँ चली जाना, लेकिन ये तो बता, तूने मेरी बहू को दूध दिया? तू तो जानती है ना वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में हमारे खानदान का चिराग है। उसके खाने पीने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मालकिन, मैंने तो उनको दूध गर्म करके दिया था, लेकिन उन्होंने नहीं पिया। ओहो, ये दिव्या भी ना अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगी, अब तू जा। और हाँ, कल सुबह टाइम से काम पर आ जाना। जी मालकिन, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सुबह ठीक समय पर आ जाऊंगी। मीनाक्षी, देखो तो माँ भी काम से आ गई। जरा हम दोनों के लिए एक एक कप चाय बना दो, दिन भर की हमारी सारी थकान दूर हो जाएगी। अरे बेटा, क्यों बहू को परेशान कर रहा है? चाय मैं बना देती हूँ। ऐसी हालत में तो इसे आराम करना चाहिए, लेकिन इस बेचारी को तो काम से फुर्सत ही नहीं जो आराम कर सके। माँ जी, आप परेशान क्यों होती हैं? मैं इस घर की इकलौती बहू हूँ, तो इस घर की सारी जिम्मेदारियां भी तो मेरी ही हुई ना। और वैसे भी जब आप इस उम्र में इतनी मेहनत कर सकती हैं, तो क्या मैं अपने घर का काम भी नहीं कर सकती? और रही बात मेरे माँ बनने की, तो मैं अपना और अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रखती हूँ। एक और अमीर बहू दिव्या जहाँ सारा दिन आराम करती, तो वहीं दूसरी तरफ गरीब मीनाक्षी अपनी गर्भावस्था की हालत में भी घर का सारा काम करती। एक रोज दिव्या अपने पति और सास के साथ हॉल में बैठी हुई होती है, तो वो अपने पति से कहती है, पीयूष, आज मेरा पिज्जा खाने का बहुत मन कर रहा है, प्लीज ऑर्डर कर दो ना। हाँ हाँ डार्लिंग, मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ। तभी कुछ देर में डिलीवरी बॉय पिज्जा लेकर घर आता है। शांति ऑर्डर लेकर अंदर आती है। सभी लोग पिज्जा खाते हैं। दिव्या भी बड़े चाव से वो पिज्जा खाती है। लास्ट में एक बॉक्स रह जाता है जिसे वो शांति को खाने को देती है, लेकिन शांति वो डिब्बा जैसे ही खोलती है तभी उसको अपनी बहू का ध्यान आता है और वो सोचती है, मेरी मीनाक्षी बहू भी तो प्रेग्नेंट है, उसका भी तो मन करता होगा ये सब चीजें खाने का, पर बेचारी हमारी गरीबी के चलते अपना मन मार लेती है और किसी चीज की मांग नहीं करती। ये पिज्जा मैं उसके लिए ले चलती हूँ, बेचारी खुश हो जाएगी। शाम को शांति वो पिज्जा लेकर घर आती है। तब तक वो पिज्जा ठंडा हो चुका होता है, जिससे उसका स्वाद भी आधा हो गया था। ये ले मीनाक्षी, तेरे लिए पिज्जा। मालकिन की बहू ने ऑर्डर किया था, उसका ये खाने का बहुत मन था। उन्होंने एक डिब्बा मुझे दिया था, तो मुझे लगा तुम्हारा भी तो मन करता होगा ना इसे खाने का, इसलिए मैं तेरे लिए ये ले आई। अब देख बेटा, हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि मैं तुझे ये सब चीजें खरीद कर दे सकूं। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपने मेरे बारे में इतना सोचा, यही मेरे लिए काफी है। और वैसे भी मुझे कुछ नहीं चाहिए खाने को। मुझे अपने इस घर में जो मिलता है मैं उसी में बहुत खुश हूँ। मेरी प्यारी बहू सदा खुश रहे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों अमीर गरीब घर की बहुओं को 8 महीने पूरे हो जाते हैं। तभी रमोला किसी से फोन पर बात कर रही होती है। अरे हाँ हाँ, तुम सब ठीक समय पर पहुंच जाना। अच्छा चल, अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे और भी बहुत सी तैयारियां करनी है। कमरे में सफाई कर रही शांति रमोला की सारी बातें सुन लेती है। फिर वो रमोला से पूछती है, क्या हुआ मेम साहब, किस बात की तैयारियां चल रही हैं? तभी दिव्या वहाँ आ जाती है और वो शांति से कहती है, वो क्या है ना, कल मेरी गोद भराई है, बस उसी की तैयारियां चल रही हैं। गोद भराई? पर उसमें क्या होता है? गोद भराई बच्चे और माँ के लिए की जाती है, जिसमें आने वाले नन्हे मेहमान को ढेरों शुभकामनाएं दी जाती हैं, आशीर्वाद दिया जाता है और दुआएं दी जाती हैं, और बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिलते हैं। रमोला की बात सुनकर शांति सोच में पड़ जाती है। अरे, मेरी बहू को भी तो 9वां महीना शुरू हो गया है, फिर तो मुझे भी उसकी गोद भराई करवानी चाहिए। तभी रमोला चिल्लाते हुए कहती है, अरे किस सोच में पड़ गई, अब जल्दी से काम कर, घर में बहुत सा काम पड़ा है। शाम को सारा काम खत्म करके शांति घर आती है तो उसका बेटा उससे पूछता है, अरे माँ, आज आने में इतनी देर कैसे हो गई? हम कब से आपकी राह देख रहे हैं। वो क्या है ना बेटा, कल मालकिन की बहू की गोद भराई है, बस उसी की तैयारियों में लगे हुए थे। वैसे बेटा, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम भी मीनाक्षी बहू की गोद भराई करें, उसको और बच्चे को लोगों का आशीर्वाद मिल जाएगा।
वो तो ठीक है माँ, लेकिन तुम तो जानती हो इन सब में कितना खर्चा आ जाएगा, और कुछ दिनों बाद मीनाक्षी की डिलीवरी है, तो हमें आने वाले बच्चे के लिए भी कुछ पैसे बचा कर रखने होंगे। हाँ माँ जी, रहने दीजिए। कहाँ हम अपनी तुलना बड़े लोगों से करें, ये सब फालतू का खर्चा रहने दीजिए। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। कल मालकिन के घर गोद भराई है और परसों अपने यहाँ, और तुम लोग चिंता मत करो, मैं कम से कम खर्चा करूंगी। सारी सजावट मैं अपने हाथों से करूंगी। फिर शांति अपने पड़ोस की औरतों को अपनी बहू की गोद भराई का न्योता देकर आती है और अगले दिन सुबह अपनी मालकिन के घर जाकर उसकी बहू की गोद भराई देखती है, जिसमें शहर के रईस लोग आए हुए होते हैं। वो सभी दिव्या को आशीर्वाद और ढेरों गिफ्ट देते हैं। हाय, कितने सारे गिफ्ट! जब मेरी बहू को उसकी गोद भराई में इतने गिफ्ट मिलेंगे तब तो वो खुशी हो जाएगी। हम तो कभी उसको कोई गिफ्ट ही नहीं दे पाते। इसके बाद शांति अपने मालिक के यहाँ बचा हुआ साज सजावट का सामान ले आती है और घर आकर देर रात तक कमरे को सजाने में लगी रहती है। अगली सुबह जब मीनाक्षी और मोहन उठते हैं तो वो घर की सजावट देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी शांति मीनाक्षी को एक नई साड़ी देती है जो उसको उसकी मालकिन ने दी होती है। बहू, आज तुम इसी लाल साड़ी को पहनना। कुछ देर बाद गोद भराई की रस्म शुरू होती है। सभी गांव की औरतें मीनाक्षी को अपना आशीर्वाद देकर चली जाती हैं, लेकिन कोई भी उसे गिफ्ट नहीं देता। ये देखकर शांति को बड़ा अजीब लगता है। फिर तभी वहाँ रमोला आ जाती है और वो मीनाक्षी को आशीर्वाद देती है, साथ ही उसके लिए तोहफे और शगुन का लिफाफा भी लाती है। मीनाक्षी बहू, तुम्हें और बच्चे को दुनिया की सारी खुशियाँ मिले और आने वाला बच्चा इस घर में खूब सुख समृद्धि लेकर आए, ये मेरा आशीर्वाद है। बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब, आप इस गरीब की गोद भराई में आशीर्वाद देने आई, यही मेरे लिए काफी है। कुछ दिनों बाद दोनों अमीर गरीब बहुएं प्यारे से बच्चों को जन्म देती हैं, जिनके आने के बाद उन दोनों के घर में खूब सुख समृद्धि आती है। शादी का मंडप सजा हुआ था। राधा के पिता रामदीन की आंखों में आंसू थे। वो लड़के के कदमों में अपनी पगड़ी रखकर रो रो कर अपनी बेटी की खुशियां मांग रहे थे। महेश बेटा, ऐसे शादी के लिए मना मत करो, मेरी राधा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझ गरीब बाप पर रहम करो बेटा। अरे मैं तुम्हारी सांवली लड़की से शादी नहीं कर सकता। माँ पापा, आपने पहले क्यों नहीं देखा? इस लड़की का रंग सांवला है। महेश बेटा, इन लोगों ने हमें फोटो गलत भेज दिया। उस फोटो में तो इसका रंग गोरा दिखाई दे रहा था। अरे फोटो में इतना कहाँ पता चलता है भाई। अब जो भी है महेश, अगर इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता तो हम अपने बेटे को जोर नहीं देंगे। चलो महेश बेटा, चलो। महेश शादी तोड़कर बारात वापस ले जाता है। आज राधा की शादी दहेज नहीं बल्कि उसके सांवले रंग के कारण टूटी थी। राधा के पिता ने राधा की शादी के लिए अपने गांव की जमीन को बेच दिया ताकि राधा की शादी में कोई कमी न आए। रामदीन राधा की खुशियां चाहता था। राधा के लिए रामदीन उसका पिता और माँ दोनों थे। राधा जब 5 साल की थी उसकी माँ का देहांत हो गया था। तभी से रामदीन ने अकेले ही राधा को पाल पोस कर बड़ा किया। राधा बिटिया कहाँ गई? कहीं मेरी बच्ची ने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया? नहीं नहीं, राधा बिटिया, राधा बिटिया। बाबा, क्या हुआ? आपको लगा मैं कहीं कुछ कर न लूं? नहीं बाबा, आपकी बेटी आप ही की तरह मजबूत है। मैं इतनी कमजोर नहीं जो शादी टूटने से अपने आप को कोई चोट पहुंचा दूंगी। बाबा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम वापस गांव चले जाएंगे। तेरी माँ के जाने के बाद गांव का घर उसकी याद दिलाता था। तुझे लेकर मैं इसलिए शहर आ गया बिटिया। तू ठीक कह रही है, इस शहर में अब हमारा कुछ नहीं है। चल बिटिया, अपने गांव चलते हैं। राधा अपने बूढ़े पिता की खातिर अपने बहते आंसू रोक लेती है और दोनों गांव वापस आ जाते हैं। गांव में रामदीन फिर से नाव चलाने का काम शुरू कर देता है। ऐसे ही एक दिन। क्या हुआ बाबा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम चाय बना कर लाती हूँ। राधा बिटिया, पहले ही बहुत देर हो गई है, काम पर जाना भी तो जरूरी है। मैं चाय शाम को पी लूंगा, अभी मैं जाता हूँ। आज की थोड़ी कमाई हो जाएगी। बाबा, आज आप नहीं, मैं नदी पर जाऊंगी नाव चलाने, और आप जानते हो मुझे नाव चलानी अच्छे से आती है। आज आप आराम करो और अब मुझे रोकना मत। आपको पता है मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। राधा रामदीन को आराम करने का बोलकर नदी पर नाव चलाने चली जाती है, पर राधा जब सवारी को छोड़कर नाव लेकर वापस आ रही थी तभी कोई बचाओ, मेरा दोस्त नदी में डूब रहा है, बचाओ बचाओ। अरे, ये तो कोई आदमी नदी में डूब रहा है, मुझे इसे बचाना होगा। राधा डूबते हुए लड़के को बचा लेती है।
लड़का बेहोश हो गया था। राधा लड़के को देखकर चौंक जाती है। ये तो महेश जी है, ये यहाँ पर? हम दोनों यहाँ घूमने आए थे, अचानक महेश का पैर फिसल गया और ये नदी में डूब गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे दोस्त की जान बचा ली। ये बेहोश हो गए हैं। मेरा घर पास में ही है, आप मेरे साथ मेरे घर तक चलिए। राधा बिटिया, तू जानती है ये वही महेश है जो तुझे बीच मंडप में छोड़कर चला गया था और तू उसे घर ले आई। अभी होश में आए तो इसे यहाँ से जाने के लिए बोल देना। मैं नहीं चाहता कि इसे देखकर तू और दुखी हो और तेरे जख्म ताजा हो जाएं। महेश को होश आ जाता है। वो भी राधा और उसके पिता को देखकर चौंक जाता है। महेश मेरे दोस्त, तुझे होश आ गया? आज इन्होंने ही तेरी जान बचाई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया राधा, तुमने मेरी जान बचाई। अब मुझे चलना चाहिए, मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। महेश 2 कदम ही आगे बढ़ता है कि अचानक वो लड़खड़ा कर गिरने लगता है। देखिए, अभी आप इस हालत में नहीं है कि आप यहाँ से चले जाएं। आपको 2 से 3 दिन ठीक होने में लगेंगे। आपके सिर पर पत्थर लगा था जिसकी वजह से जख्म है। जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाए तब आप यहाँ से जा सकते हैं और आप दोनों यहाँ रह सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। राधा बिटिया, तूने इनको यहाँ क्यों रोक लिया है? तू जानती है, तू जितना महेश को देखेगी उतना तुझे दुख होगा। बाबा, आप ही तो कहते हो मजबूरी में सबकी सहायता करना हमारा फर्ज होता है। अभी महेश के जख्म ताजा है, वो ठीक हो जाएगा तो मैं उसे जाने से नहीं रोकूंगी। राधा का स्वभाव और सेवा भाव देखकर महेश बहुत शर्मिंदा होता है। उसने राधा के साथ इतना बुरा किया, उसके सांवले रंग के कारण उसे शादी के मंडप में छोड़ दिया और आज वही राधा उसकी इतनी सहायता कर रही थी। महेश को वहां रहते 2 दिन बीत चुके थे। महेश, राधा तो सचमुच बहुत अच्छी लड़की है। तूने उसके साथ बहुत गलत किया यार। मेरे दोस्त, अभी भी वक्त है, तू माफी मांग ले और शादी के लिए मना ले। मेरे दोस्त, मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही है। मैंने इन लोगों के साथ बहुत बुरा किया यार। अब किस मुंह से माफी मांगू मैं? महेश अभी अपने दोस्त से बात कर ही रहा था कि तभी रामदीन की तबीयत बिगड़ जाती है। क्या हुआ बाबा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले चलती हूँ। राधा, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। देखिए, आपके पिताजी के दिल का ऑपरेशन होगा और वो शहर के बड़े अस्पताल में ही हो सकता है। आप अपने पिताजी को शहर ले जाइए। बाबा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगी, वहाँ अच्छे अस्पताल में तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। तुम चिंता मत करो बाबा। रौनक, तू एक एम्बुलेंस बुक कर, हम आज ही राधा और उसके पिताजी को लेकर शहर जाएंगे। महेश राधा और उसके पिताजी को लेकर शहर के बड़े अस्पताल में पहुंचता है। राधा के पिता को एडमिट कर लिया जाता है और समय पर इलाज मिलने के कारण उनकी तबीयत में सुधार आ जाता है। अब घबराने की कोई बात नहीं है। आपके पिताजी का समय पर ऑपरेशन हो गया, इसलिए उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। बस कुछ दिन और हम उन्हें यहाँ अस्पताल में रखेंगे, फिर छुट्टी दे दी जाएगी। राधा, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पिताजी ठीक है, अपने आंसू पोंछ लो। रामदीन को होश आ जाता है और कुछ दिनों बाद उसे छुट्टी मिल जाती है। महेश बेटा, तुमने मेरे लिए जो किया वो अपनों से बढ़कर है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। बाबा, आप ठीक हो गए। मेरे लिए इससे बड़ा प्रायश्चित कुछ और नहीं होगा। मेरा एक प्रायश्चित और करना, मुझे एक प्रायश्चित और करना है। जो भूल मैंने उस दिन की थी, उस भूल का पछतावा मुझे आज हुआ है। मैं उसको सुधारना चाहता हूँ। मैं आपसे राधा का हाथ मांगता हूँ और मैं जानता हूँ मुझे राधा से अच्छी लड़की कोई मिल ही नहीं सकती। राधा लाखों में एक है। राधा, मुझसे शादी करोगी ना? हे प्रभु, तूने मेरी बच्ची की जिंदगी में खुशियां भर दी। तेरा लाख लाख शुक्र है प्रभु। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। और राधा का जीवन खुशियों भरा हो जाता है।